तो उत्तराखंड के इतिहास का ये पहला चैप्टर है। आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड का जो सिलेबस है या उत्तराखंड में जो किताबें हमें मिलती हैं उनमें थोड़ी स्पष्टता की भी कमी है, और इसलिए भी है कि उत्तराखंड का इतिहास कुछ स्पष्ट भी नहीं है, कुछ इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई भी नहीं है यहाँ पर। तो छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, छोटे छोटी जगहों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी मिले हमको, जितना भी जानकारियाँ जहाँ से भी मिले, हम उसको अपने नोट्स के साथ में ऐड करते रहना पड़ेगा हमको। और थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा इसमें थोड़ा रिवीजन ज़्यादा लगेगा हमारा, थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए इसको। तो इतिहास चाहे उत्तराखंड का हो चाहे हमारे भारत का हो, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्रागैतिहासिक काल होता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है, और एक तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। तो 3 काल मेन है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल जो है ये 3000 ईसा पूर्व से पहले, या इसको पाषाण काल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जब प्रागैतिहासिक काल उस समय का काल है जब इंसान आदिमानव के रूप में रहता था, घरों में नहीं रहता था, जंगलों में रहता था, और पत्थरों के हथियार बनाता था, जीवन या गुफाओं में रहता था। उत्तराखंड में जितनी भी गुफाएं आदि हम देखेंगे अभी, वो सब प्रागैतिहासिक काल की हैं या पाषाण काल की हैं। पाषाण काल की हम 3 हिस्से कर लेते हैं फिर, निम्न पाषाण है ना, और मध्य पाषाण, और तीसरा होता है उत्तर पाषाण, है ना। तो ये पाषाण काल के 3 हिस्से, और उत्तराखंड में जो गुफाएं हैं वो हम इसमें देखेंगे। अगला जो आद्य ऐतिहासिक काल आता है ये 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आता है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी 3000 के आसपास ही आरंभ होती है, और वैदिक काल जो है 600 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है। तो सिंधु घाटी और वैदिक काल जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाएगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। प्रागैतिहासिक काल में आपने देखा कि बिल्कुल जंगलों में है, इंसान जो है पशु के समान जीवन है इसका। आद्य ऐतिहासिक काल में ये जो है थोड़ा बोलना सीख गया है, लिखना सीख गया है, और घरों में रहने लग गया है, अब समाज में रहने लग गया है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। और आद्य ऐतिहासिक काल का ध्यान में रखना है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक काल इसके 2 हिस्से हैं। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है ना, जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको कांस्ययुगीन कहा गया है, जो भी हम प्रयोग करने लगे थे कांसे का। और एक लिपि भी है, ध्यान में रखना कि आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि है ये संक लिपि है ना। और तीसरा इसके बाद ऐतिहासिक काल आ जाता है। तो ऐतिहासिक काल फिर उसमें सारे लिखित साक्ष्य हमें मिलने लग गए, भाषाएं स्पष्ट लिपियां पढ़ी जाने लगी। इसमें लिपियों को हम ठीक से पढ़ नहीं पाए, आद्य ऐतिहासिक काल। तो 3 हिस्से हमने स्पष्ट समझ लिए कि हमारे प्रागैतिहासिक अलग है, जिसमें कि हम पाषाण काल भी बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक है जिसको कि हम सिंधु घाटी और वैदिक काल मान सकते हैं, और इसके बाद ऐतिहासिक काल आ जाता है जिसके कि प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके कि कई अभिलेख उपलब्ध हैं और किताबें उपलब्ध हैं उसके बारे में, वो ऐतिहासिक आ जाएगा आगे। तो अब जो है, अब हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में चलते हैं कि उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक हमने समझ लिया था, इसी को पाषाण काल भी कहते हैं। तो उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें क्या क्या मिला है हमको। अब कोई भी काल होगा तो उसके साक्ष्यों के आधार पर ही हम पता लगाएंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि 3 युग हमने देखे हैं। पाषाण काल को अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि निम्न पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण 3 युग हो गए उसके। तो उत्तराखंड के जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी एक इतिहासकार हैं जिन्होंने 3 चरणों में बांट दिया है, ये है मदन मोहन जोशी। तो उत्तराखंड के ऐसे इतिहासकार जिन्होंने उत्तराखंड के पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा है, ये है मदन मोहन जोशी। फिर उन्होंने इसके उपकरण भी बताए हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ध्यान में रखना है कि निम्न पाषाण काल के जो उपकरण हैं
ये कालसी से मिले हैं, श्रीनगर में अलकनंदा के किनारे से मिले हैं, और पश्चिमी राम गंगा घाटी अल्मोड़ा और खुटानी नाला नैनीताल। तो ये जो हैं निम्न पुरापाषाण काल के उन्होंने जो है स्थान बताए हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण, यानी कि पाषाण काल के 3 हिस्से, उसमें से निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं वो यहाँ से मिले हैं। अब कुछ और जानकारियाँ भी इसके बारे में थोड़ा सा। अब मध्यपाषाण काल की बात करें तो मध्यपाषाण काल में कहाँ से मिले हैं तो थोड़ा एक लाइन में जरूर लिख देना, पूरा निम्न पाषाण को अलग लिख लेना। मध्यपाषाण में कहाँ से मिले हैं तो श्रीनगर से मिले हैं, और केपी नौटियाल जो है मध्यपाषाण काल के खोज का दावा इन्होंने किया है। तो मध्यपाषाण काल केपी नौटियाल श्रीनगर से मिले हैं। फिर जो लाखो उडियार है, लाखो उडियार काफ़ी प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा में है। कौन सी नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है। कई बार सवाल पूछा गया, ध्यान में रखना है ना। पाषाण काल की प्रमुख गुफा है, और MP जोशी ने इसको 1968 में ढूंढा था। दोनों सवाल पूछे गए हैं। कहाँ पर है ये गुफा? सुयाल नदी के किनारे अल्मोड़ा नदी के तट पर मिली है। सामूहिक नृत्य इसमें दिखाया गया है, ध्यान रखना है कि सामूहिक नृत्य इसका विषय क्या है, जो यहाँ की कलाकारी हुई है उसका विषय क्या है। यहाँ पर जो चित्र बने हैं सामूहिक नृत्यों में उसको दिखाया गया है। शैलाश्रय का आकार, शैलाश्रय मैंने वही गुफा, आश्रय मैंने होता है जिसके नीचे हम बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, और शैल मैंने होता है पत्थर, तो गुफा, शैलाश्रय को भी गुफा ही कहते हैं। तो शैलाश्रय का जो आकार है, जो इस गुफा का आकार है, ये नागफनी के जैसा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो इसमें दिखाया गया है कि सबसे अच्छा शैलाश्रय माना गया है ना, ये ध्यान रखना है कि इसको हमने लाखो उडियार को सबसे अच्छा शैलाश्रय माना है। लाखो उडियार को प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की प्रथम खोज यशवंत सिंह कटोच ने की थी, ये ध्यान में रखना है। अब अगली जो गुफा है, ये ध्यान रखना है कि ये जो है चमोली के किमनी गांव, ये जो चमोली के किमनी गांव में अगली गुफा हमने देखी है, पिंडर घाटी में स्थित है ये, और सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिले हैं किमनी गांव से। बाकी फड़कानोली गुफा है, पेटसाल गुफा है अल्मोड़ा में, तो यहाँ से भी यशोधर मठपाल जी ने इनकी खोज की है। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में एक एक लाइन में लिख सकते हैं। ये सब प्रागैतिहासिक या पाषाण काल के हमें जो है अवशेष मिले हैं। अब गोरखिया उडियार जो है चमोली के डुंगरी गांव में है, ये ध्यान रखना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अलकनंदा घाटी में है, और सबसे सुंदर चित्र जो मिले हैं पाषाण काल के, सबसे सुंदर चित्र ध्यान में रखना, या गुफाओं में सबसे सुंदर चित्र जो सबसे सुंदर कलाकृति, या सबसे सुंदर, एक सवाल इसको थोड़ा अलग तरह से पूछ लेता है कि सबसे अच्छे रंगों का प्रयोग, सबसे अच्छे रंगों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखना कि सबसे अच्छे रंगों का प्रयोग भी गोरखिया उडियार या गोरखिया गुफा डुंगरी गांव में है, चमोली गढ़वाल। कुल 41 आकृतियाँ इसमें बनी हुई हैं, और मनुष्य को त्रिशूल के आकार में भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, मनुष्य को त्रिशूल के आकार में दिखाया गया है, सबसे अच्छे चित्र हैं। और पशुओं को हाँकने का दृश्य यहाँ पर है ना, पशुओं को हाँकने का दृश्य, या उनको घेरा जा रहा है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और इस गुफा को प्रसारित करने का श्रेय जो है, प्रसिद्ध करने का श्रेय राकेश भट्ट जी को दिया जाता है। अब लोएथाप में जो अल्मोड़ा है, तो लोएथाप में ध्यान में रखना कि लोए जो है, लोए कई बार ये इसका शाब्दिक अर्थ भी हमें ध्यान में रखना है। लोए जो है खून को कहा जाता है पहाड़ों में, तो लोए का रंग लाल होता है, तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके
इसका जो रंग है, इसके चित्रों का रंग कैसा है, लाल है। लोथाप गुफा कहाँ से मिली है, अल्मोड़ा से मिली है। और लखुडियार की जो गुफा है वो यहाँ से दिखाई देती है। उत्तर काशी के जो पूर्वाला क्षेत्र है, यहाँ से काले रंग के आलेख जो हैं ये शंख लिपि में प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि को भी शंख लिपि कहा जाता है, ध्यान में रखना है। बाकी 8 कॉपर की मानव आकृतियाँ ये बनकोट, उत्तर का बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं, ये याद में रखना। ताम्र आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं, बनकोट पिथौरागढ़ से मिली हैं। और नैनीताल से भी 5 मानव आकृतियाँ मिली हैं जो ताम्र आकृतियाँ होती हैं। ताम्र आकृतियाँ मतलब कॉपर से बनी हुई ये चित्र हैं, ये कॉपर से बनी हुई आकृतियाँ हैं मूर्ति के जैसे। तो ताम्र बनकोट ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो बनकोट पिथौरागढ़ से और नैनीताल से 5 तांबे की आकृतियाँ 1999 में प्राप्त हुई हैं। बाकी ये कप मार्क्स अभी हम नीचे आद्य ऐतिहासिक में देखेंगे, यह आद्य ऐतिहासिक का विषय है। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक के उत्तराखंड की। प्राग ऐतिहासिक में आपने सारी गुफाएं देख ली, ये गुफाएं आपको आराम से परीक्षावाणी और अन्य किताबों में भी स्पष्टता से मिल जाएंगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सभी प्राग ऐतिहासिक काल की हैं, पाषाण काल की हैं, जो गुफाएं जितनी भी हैं, है ना। सवाल थोड़ा सा कई बार शब्द में स्पष्ट नहीं है तो समझ में नहीं आता है। तो उत्तराखंड की जो प्राग ऐतिहासिक हमने क्लियर समझ लिया, प्राग ऐतिहासिक होता क्या है। अब बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। इसमें हमने पहले भी देखा, आद्य ऐतिहासिक काल जो है ये 3000 से 600 ईसा पूर्व है, यानी कि इसमें पूरा का पूरा सिंधु घाटी और वैदिक काल पूरा आ जाता है। तो ये हमने देख लिया था कि उसने जो है लिखना बोलना सीख गया था ये, और इंसान और शंख लिपि में इसका आद्य ऐतिहासिक काल में प्रयोग हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा हमने ऊपर ये नीचे यहाँ पर भी किनारे भी लिखी हुई है। वेद पुराणों का काल भी कहा जाता है। सवाल आ सकता है आद्य ऐतिहासिक का वेद पुराणों का काल कौन सा है, तो आद्य ऐतिहासिक काल को ही ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों की रचना इसी में की है, इसीलिए वेद पुराणों का काल भी इसको कहा जाता है। ऋग्वेद की काल ध्यान में रखना है। ऋग्वेद का जो काल माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ये मान्य सर्वमान्य मत है। और उत्तर वैदिक फिर 1000 से 600, अभी हम इतिहास जब पढ़ेंगे 1000 से 600 उत्तर वैदिक है, और 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल भी किसको कहते हैं, या पूर्व वैदिक भी कहते हैं। तो इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, है ना। कांस्ययुगीन काल भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। कांसे का प्रयोग शुरू होना, कांसा मैंने कॉपर और टिन, जो तांबा प्लस टिन को मिला करके कांसा बनता है। तो ये ध्यान रखना कि तांबा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, तो कांसा और कांस्ययुगीन भी कहा जाएगा। तो कांसे का प्रयोग हुआ था। अब क्या क्या मिला है आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक तो हमने गुफाएं देख ली। अब आद्य ऐतिहासिक में उत्तराखंड में क्या क्या मिला है, तो ये ध्यान रखना कि 3-4 चीज़ें प्रमुख हैं, अलग अलग पढ़नी भी हैं, लिखनी भी अलग अलग हैं। पहली चीज़ क्या मिली, कप मार्क्स। कप मार्क्स पे 2 या 3 सवाल आ सकते हैं। उस नंबर 2 पे आता है आम्र संस्कृति, यानी कि कॉपर का प्रयोग हुआ था। कॉपर की चीज़ें मिलेंगी अभी हमें आगे जाके, कुछ कुल्हाड़ी मिलेगी या इस तरह के कुछ हथियार हमें मिलेंगे, जैसे कि हरिद्वार से कुछ चीज़ें मिली हुई हैं इसमें। तो ये इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि ताम्र संस्कृति भी कहा जाता है, या कांस्य संस्कृति भी, या कांस्य युग भी कह सकते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है। अब क्या क्या ताम्र की आकृतियाँ क्या क्या मिलेंगी वो आगे देखेंगे। महापाषाणीय संस्कृति का भी उल्लेख है, जैसे कि ग्रेव यार्ड्स मिलते हैं, जो कब्र मिलती हैं, तो पत्थरों से ढकी हुई या पत्थरों की, अभी हम देखेंगे अल्मोड़ा से। कुछ मृत भांड मिलते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ से मिले हैं, किस रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये 3-4 चीज़ें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ मैं। वैसे तो हमारे भारत के इतिहास में तो इससे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी हमें, लेकिन फिलहाल हम किसको देख रहे हैं, उत्तराखंड को देख रहे हैं। तो उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल को हमें 4 प्रकार से देखना है।
ये 4 चीज़ें हमें मिलेंगी, कप मार्क्स मिलेंगी, कॉपर की चीज़ें मिलेंगी, पत्थर के कुछ जो है कब्र वगैरह की मिलेंगी हमें, और मिट्टी के बर्तन कुछ मिलेंगे। तो ये 4 चीज़ें हमें उत्तराखंड में अभी दिखेंगी। सबसे पहले कप मार्क्स की बात करें। कप मार्क्स क्या हैं? तो कप मार्क्स जो है पत्थरों के अंदर इस तरह के खड्डे हो जाते थे। पहाड़ों में रहे हो आप लोग तो ओखली आपने देखी होगी, तो ओखली को ही कप मार्क्स कहा गया। अभी मिले कहाँ से ये कप मार्क्स? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान से आपको देखना है कि कप मार्क्स जो हैं, एक तो ओखली नुमा आकृति है, पत्थरों पर ये कप मार्क्स होते हैं। और सबसे पहले जो है हेनवुड ने कप मार्क्स ढूंढे हैं 1856 में। तो कप मार्क्स ढूंढने का श्रेय हेनवुड को जाता है। 1856 में इसने कप मार्क्स ढूंढे हैं। सबसे पहली पुरातात्विक खोज करने का श्रेय भी हेनवुड को है, ध्यान में रखना। सबसे पहला पुरातात्विक खोजें किसने की थी उत्तराखंड में? हेनवुड ने की थी। कब की थी? 1856 में की थी। कहाँ से की थी? तो देवीधुरा, याद रखना, देवीधुरा में बगवाल मेला भी लगता है, चंपावत में मंदिर भी है। तो देवीधुरा से इसने कप मार्क्स ढूंढे 1856 में सबसे पहले। तो एक एक लाइन में अलग अलग आपको लिख लेना है इसको। कप मार्क्स ढूंढे और कहाँ से ढूंढे इसने? तो बराही देवी का मंदिर भी है जहाँ से इसने कप मार्क्स ढूंढे थे। तो याद रखना, देवीधुरा बराही देवी के मंदिर के पास से किसने ढूंढे? हेनवुड ने। पुरातत्व के जो चिन्ह हैं या पुरातत्व के जो खोजें की थी सबसे पहले किसने की थी? हेनवुड ने की थी। अब एक और नाम आता है हेनवुड के साथ में। एक तो हेनवुड याद रखना है आपको, एक और नाम भी याद रख लेना, इसका नाम है हेनरी रिवेट। तो हेनरी रिवेट ने भी 1870 में ढूंढी है। 1856 के बाद ये दूसरे नंबर पे है, ध्यान में रखना। और इसने अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर जो है, जो द्वारहाट अल्मोड़ा में, द्वारहाट मंदिर समूह है अल्मोड़ा में, तो द्वारहाट से इसने ढूंढी है। तो 2 लाइनों में एक हेनवुड लिख लेना है आपको 1856, और एक 1877 लिख लेना है हेनरी रिवेट, है ना, रिवेट, इस तरह से रिवेट, हेनरी रिवेट ने ढूंढी है। तो 2 लोगों ने ढूंढी है। कप मार्क्स 2 जगह से मिले हैं, एक चंपावत से मिले हैं और एक आपके चंद्रेश्वर मंदिर द्वारहाट से मिले हैं। आगे चलेंगे तो फिर ये उसके बाद 200 कप मार्क्स के आसपास यहाँ पर चंद्रेश्वर मंदिर में और मिले हैं, और ये यूरोप से मिले हुए कप मार्क्सों की भांति इनको माना गया है। तो ध्यान में रखना 2 जगह हैं। अब 72 कप मार्क्स, कुछ और कप मार्क्स भी अल्मोड़ा में ढूंढे गए। अभी ध्यान में रखना कि सारे कप मार्क्स हमें कुमाऊं में ही मिल रहे हैं अभी। तो यहीं पर जहाँ पे द्वारहाट में मिले थे, द्वारहाट में जो इसने रिवेट ने ढूंढे थे, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर पर एक नौला गांव है, वहाँ पर 72 कप मार्क्स मिले और यशोधर मठपाल ने ये ढूंढे। तो ध्यान रखना, द्वाराहाट के नौला गांव में 72 कप मार्क्स और मिले हैं। तो अल्मोड़ा के आसपास और चंपावत में ये कप मार्क्स अभी तक हमें दिख रहे हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो गढ़वाल क्षेत्र में एक चीज़ और ध्यान रखना। एक तो अल्मोड़ा और एक चंपावत आपने देख ही लिया। गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यशोधर मठपाल ने ढूंढे हैं कप मार्क्स, कहाँ पर? गोपेश्वर में। तो कप मार्क्स कहाँ पर मिले हैं? गोपेश्वर के ग्वाड़ में भी कप मार्क्स मिले हैं, यशवंत सिंह ने ढूंढे। तो ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पर आपको पता लग गया। अब कॉपर की चीज़ें कहाँ कहाँ मिली हैं? जो ताम्र वाली चीज़ें मिली हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, ये कहाँ कहाँ पे मिली है? अभी हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक। तो कॉपर के कुछ औजार मिले हैं। अब कॉपर के कहाँ कहाँ मिले हैं? मिले हैं जो तांबे के औजार जो हैं, एक तो हरिद्वार में, ध्यान रखना कि बहादराबाद से मिले हैं 1951 में, जो नहर की खुदाई हो रही थी, गंगा नहर की। अब यहाँ पे जो है तलवार का, कॉपर की तलवार मिली है, भाले की नोक मिली है,
और लोहित मृदभांड भी मिले हैं। लोहित का मतलब भी फिर से वही जो लाल रंग के मृदभांड, मिट्टी के लाल बर्तन, ठीक है। तो भादराबाद याद रखना, यहाँ पर कॉपर का सामान मिला है। इससे आगे थोड़ा हम और चलते हैं तो अल्मोड़ा में मानव आकृतियां मिली हैं। कॉपर की मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं? अल्मोड़ा से मिली हैं, ध्यान में रखना। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 तांबे की मानव आकृतियां मिली हैं। सवाल कई बार पूछा गया, 1889 में पूछा गया था। एक एक लाइन में आपको ध्यान में रखना है। नैनीताल से 5 मिली हैं। महापाषाणीय शवाधान, अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण चीज आ जाती है। शवाधान मैंने होता है जहाँ पर शवों को दफनाया गया है। पहला शवाधान कहाँ से मिला है? मलारी गांव से। जैसे आपने कप मार्क्स देखे है ना, ये हेविधुरा का मंदिर हो गया, उसके बाद अल्मोड़ा का वाला हो गया और एक चमोली हो गया। कप मार्क्स भी आपको 3 जगह याद रखनी है। उसी तरह से महापाषाणकालीन शवाधान की बात करें तो मलारी गांव में चमोली में 1956 में ये शवाधान मिला है। शवाधान मैंने कब्र मान लो, इंसान को दफनाया गया है। शिव प्रसाद डबराल ने ये शवाधान ढूंढा था 1956 में और सबसे पहला महापाषाणीय शवाधान इसको माना जाता है। तो 1956 में ये ढूंढा गया मलारी गांव में। मलारी गांव जहाँ से सोने का मुकुट भी मिला था, तो ये 1956 में ढूंढा गया था। तो शवाधान ध्यान रखना, मलारी गांव चमोली से मिला हुआ है। अब इसकी विशेषता थोड़ा ध्यान रखोगे। मलारी गांव से जो मिला, जहाँ से सोने का मुकुट मिला, वहीं से ये भी मिला। इसमें क्या क्या रखा गया है? तो घोड़े, भेड़ की अस्थियाँ, मिट्टी के बर्तन, तस्तरियाँ वगैरह रखी गई हैं। तो घोड़ा, भेड़ की अस्थियाँ भी याद रखना। तो इसमें से जो मनुष्य तो है ही है, मनुष्य की के साथ में जो है उसकी कब्र में घोड़े, भेड़ और इसकी अस्थियाँ भी हैं, मिट्टी के बर्तन भी। और फिर मलारी गांव में एक नई चीज़ है। मलारी गांव में वही सोने का मुकुट तो है ही है। मलारी गांव जो है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मलारी गांव नहीं है, मलारी गांव अलग है। और ये जो है, हाँ ठीक है, ये भी मलारी गांव। तो मलारी गांव में क्या है? मलारी गांव में ध्यान में रखना है आपको कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने, एक तो ये हिस्ट्री विभाग है और हिस्ट्री विभाग द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी 1983 में। और यहाँ पर भी लाल, काले और धूसर मृदभांड मिले हैं और भेड़ बकरियों की अस्थियाँ भी मिली हैं। यहाँ पर लोहे के उपकरण मिले हैं, ध्यान में रखना। लोहा मलारी गांव से मिला है, हालांकि लोहा उत्तर वैदिक काल का है, तो लोहा ध्यान रखना। लोहा भी मिला है यहाँ पर और मलारी गांव से मृदभांड मिले हैं। कुत्ते, बकरी, भेड़ों की अस्थियाँ भी मिली हैं। अब जो सोने का मुकुट वाली बात आती है मलारी गांव में, देखो एक तो ध्यान रखना, शवाधान मिला है मलारी गांव में, फिर 1983 में खोज हुई, ये फिर दोबारा से यहीं पर मिले। और तीसरी जो खोज हुई होती है मलारी गांव में 2002 में, और 2002 में ध्यान रखना यहाँ पर क्या मिल गया हमें? ये जो है सोने का 5.5 किलो का मुकुट मिल गया। मुकुट की फोटो भी आपको यहाँ पर दिख रही है, इस तरह का मुकुट मिला था। और इस 5.5 किलो का, 5 किलो 200 ग्राम के आसपास का ये मुकुट मिला था, है ना। ये 5 किलो 5.5 नहीं है, 5 किलो 200 ग्राम है। तो ये 5.2 याद रखना, सोने का मुखौटा मिला है। और ये भी HNB हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के हिस्ट्री विभाग की रिसर्च में मिला था, है ना। हिस्ट्री विभाग का महत्व तो इसलिए है कि भाई 5.5 किलो का सोने का मुकुट और इन्होंने सुरक्षित इसको विभाग को दे दिया या विश्वविद्यालय को दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। उसके बाद अगला जो चीज़ मिली है, ये नौला जैनल गांव है कोई अल्मोड़ा का। यहाँ पर भी शवाधानों की खोज हुई है। शवाधान कुछ इस तरह से, ये आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि इस तरह से कुछ बहुत पुराने ये कोई सबको, और इस तरह से इसके आसपास कुछ बर्तन वर्तन रखे हुए हैं, कुछ और भी हड्डियाँ रखी हुई हैं। तो ये पत्थरों से कटे हुए शवाधान इस तरह से होते थे। तो यशोधर मठपाल द्वारा ये शवाधान जो आपका नौला जैनल गांव है अल्मोड़ा का, यहाँ पर भी हुए हैं।
एक सन्नड़ा बसेड़ी गांव है अल्मोड़ा में। इसकी विशेषता ये है कि मिला तो यहाँ पर भी है समाधान, लेकिन इस समाधान दो प्रकार का है। एक पेटिका वाला है, जो प्रस्तर पेटिका है, पत्थर की एक पेटी सी बनाई गई है, और एक कलश वाला समाधान। तो ध्यान में रखना, सन्नड़ा बसेड़ी गांव अल्मोड़ा में दो तरह के समाधान हैं, एक पत्थर वाला है और एक पेटी वाला है और एक कलश वाला है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि समाधान यहाँ से मिले हैं। अब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृदभांड। मृदभांड एक तो थापली टीरी से मिला है। मृदभांड ध्यान रखना, मृदभांड बड़े महत्वपूर्ण है। एक थापली टीरी से मिला है। PGW का ध्यान रखना, ये चित्रित धूसर मृदभांड होता है। धूसर मैंने थोड़ा सा ग्रे कलर का चित्रित मैंने जिस पर कुछ बनाया गया है। मृदभांड मैंने मिट्टी का बर्तन है ना, पिक्चर्ड ग्रेवियर, इसे PGW कह दिया इसने। तो PGW कोई अलग चीज़ नहीं है। तो कहाँ से मिले हैं मिट्टी के बर्तन, तो ये ध्यान रखना, आद्य ऐतिहासिक काल में। एक तो थापली टीरी से, काशीपुर को गोविसाण भी कहा जाता था पहले, काशीपुर से मिले हैं। 2600 ईसा पूर्व की कुछ ईंटें मिली हैं। ईंटें कहाँ से मिली हैं, ध्यान रखना, काशीपुर से मिली हैं। और कालसी को कालकूट भी कहा जाता, तो कालसी से मिली हैं। यहाँ पर कुछ उपकरण इसके मिले हैं। अब जो है अब ये तो कुछ हमने पहले की चीज़ें देखी। अब 1500 के आसपास उत्तर वैदिक काल है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक होता है, एक उत्तर वैदिक होता है। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक भी कहते हैं। 1500 से 1000 ईस्वी की बात करें तो ये ऋग्वैदिक होता है, और ये 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक होता है। ऋग्वेद इसमें रचा गया था, बाकी के 3 वेद उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे। ये हम अभी आगे देखेंगे। अब सवाल ऋग्वेद पर आते हैं कि साहब ऋग्वेद में उत्तराखंड के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो ये ध्यान रखना कि ऋग्वेद के अनुसार आर्य जो है 5 कबीलों में बंटे थे, और जिन्हों पंचजन कहा जाता था, है ना। और उत्तराखंड में एक कबीला इनका उत्तराखंड में भी आया। एक कबीला भारत में आने वाला जो कबीला था, उसका राजा सुदास हुआ करता था। उस कबीले का राजा जो भारत में आया, पुरुषणी नदी के किनारे, रावी नदी पुरुषणी नदी का वर्तमान नाम है। पुरुषणी रावी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध आपने सुना होगा। ऋग्वेद में कौन से युद्ध का वर्णन है, दशराग्य युद्ध का वर्णन है। तो वही दशराग्य युद्ध हुआ, और दशराग्य युद्ध कहा जाता है, और 7वें मंडल में इसका उल्लेख 7वें मंडल में है। सबसे पुराना युद्ध भी माना जाता है ये। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। उसके बाद जो हमने देखा था कि मालिनी नदी के पास जो कण्व आश्रम है, उसमें दुष्यंत शकुंतला का प्रसंग हमें देखने को मिलता है। तो और उनके पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये ध्यान में रखना कि दुष्यंत शकुंतला का प्रसंग भी ऋग्वेद में है। तो उससे भी पता लगता है कि ये भी उत्तराखंड से संबंधित है। तो दुष्यंत शकुंतला का प्रसंग ध्यान में रखना, ऋग्वेद में है। और उसके बाद ऋग्वेद में जो है सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन भी है। इन 7 नदियों के वर्तमान के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो सप्त सैंधव सिंधु हो गई, सरस्वती हो गई, विशेषता को झेलम कहते हैं, अस्कनी को चिनाब कहते हैं, आप पुरुषणी को रावी नदी कहते हैं, शत्रुदी को सतलज कहते हैं, विपाशा को व्यास नदी। ये आधुनिक नाम है इनके। तो ये सब इसमें दिया हुआ है। सरस्वती नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के बारे में इसमें से इसको लिख लेना आप जरूर कि सरस्वती नदी को एक तो नदीउत्तमा कहा गया है ना। सबसे शुद्ध नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नदीतमा कहा गया है। नदीतमा में ना नदियों की माता, नदीतमा कहा गया है सरस्वती को नदियों की माता। तो हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और हिरण्यवर्तनी भी नाम है इनका। हिरण्य मैंने सोना होता है, तो सोना जहाँ से सोना मिले, तो सरस्वती नदी को हिरण्यवर्तनी कहा गया है। सरस्वती नदी को नदीउत्तमा कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है। अब ऊनी वस्त्रों की अरुणावर्तनी भी सरस्वती नदी को कहा गया है, ध्यान में रखना।
अरुणावर्तनी, उन्हीं वस्त्रों के कारण। तो अरुणावर्तनी याद रखना। अरुणावर्तनी कौन सी नदी को कहा गया है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को कहा गया है। तो बाकी कुछ नदी सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा गया है, तो कुछ लोग इसको सप्त सिंधु, ये उत्तराखंड वाला सप्त सिंधु मानते हैं, जिसमें कि भगीरथी, धौली गंगा, पिंडा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, नयार, अलकनंदा आदि नदियाँ होती थी। तो इन नदियों के कुछ आधुनिक नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये सीट में, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना आप। और बाकी ये कुछ सवाल यहाँ से, जैसे कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को उसी नगर और उसी नगर कहा गया, ध्यान में रखना। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम उसी नगर है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि, मनुष्यों की भूमि से, अभी सिर्फ ऋग्वेद की बात हो रही है, ध्यान में रखना है ना। उत्तराखंड बिल्कुल हेडिंग अलग से होनी चाहिए, ऋग्वेद में उत्तराखंड। तो एक ऋग्वेद में उत्तराखंड को उसी नगर कहा गया है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, मनुष्यों की भूमि कहा गया है। ये आपको अलग से ध्यान में रखना है। और माणा गांव को जो है मणिभद्र, ध्यान में रखना, इसका मणिभद्र इसको नाम दिया गया है। और मणिभद्र में ऋषियों के छुपने का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। तो मणिभद्र जरूर याद रखना है। ऋग्वेद में माणा गांव को ऋषियों के छुपने का स्थान इसको बताया गया है। और अलकापुरी का मनुस्मृति का वर्णन भी अलकापुरी के नाम से मिलता है ऋग्वेद में। तो अलकापुरी का वर्णन है। बाकी उत्तराखंड का अलग अलग नाम इस क्षेत्र को दिए गए हैं। बाकी उत्तर वैदिक काल की बात करें तो एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि बाकी के 3 वेदों में ऋग्वेद के अलावा किसी भी वेद में उत्तराखंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कोई जानकारी उत्तराखंड के बारे में नहीं है। बाकी महाकाव्यों की बात करें, उत्तर वैदिक काल का महाकाव्य काल अलग है, पुराण में अलग है और ब्राह्मण ग्रंथों में अलग है। तो इसमें महाकाव्यों में क्या क्या स्थिति है? तो महाकाव्य में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो वाल्मीकि रामायण है तो इसका बालक कांड है, अलग अलग कांड है, सुंदर कांड है, अलग अलग इसमें लंका कांड है, रामायण के अलग अलग हिस्से हैं। तो इनका जो बाल कांड है इसमें कोसी नदी का वर्णन, और कोशिला इनका इसका प्राचीन नाम दिया गया है। तो कोसी नदी का वर्णन कहाँ पर है? रामायण में है। तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कारण इसका उत्तराखंड जो भी है रामायण में कहाँ कहाँ इसका उत्तराखंड के बारे में लिखा हुआ है। तो कोसी नदी है। बालकांड में, लंका कांड में क्या है? थोड़ा सा एक लाइन में हम ध्यान में रखना कि लंका कांड थोड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब संजीवनी बूटी लेने आते हैं हनुमान जी, तो वो जोशीमठ वाला स्थान है, ध्यान में रखना। और कौन सा पर्वत है? द्रोणगिरी पर्वत है। द्रोणगिरी पर्वत से वो बूटी लेके जाते हैं और उसका एक हिस्सा लेके जाते हैं, पहाड़ी लेके जाते हैं ना। तो कौन सा पर्वत था वो? जो संजीवनी बूटी वाला, जो द्रोणागिरी। और द्रोणागिरी टॉप 10 उत्तराखंड के टॉप 10 पर्वतों में है। द्रोणागिरी की ऊंचाई 66 मीटर है, जोशीमठ के पास है, ध्यान में रखना। और द्रोणागिरी जो है कीड़ा जड़ी, ये कीड़ा जड़ी जो है एक प्रकार का जड़ी बूटी मानी जाती है, बहुत महंगा इसका बूटी है ये। तो ये जड़ी भी यहाँ पर मिलती है अभी भी। और बुरांस के बैंगनी फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है ये द्रोणागिरी पर्वत। और द्रोणागिरी को ध्यान में रखना 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। हर साल जैसे अलग अलग बुग्याल, अलग अलग पर्वत जो हैं ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित होते हैं, उनका ध्यान आपको रखना है। 2017 में ये ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। और वशिष्ठ भी जो थे, ऋषि वशिष्ठ जो थे श्री राम के गुरु, तो वो भी जो थे इस समय महर्षि वशिष्ठ, ध्यान में रखना कि वो उत्तराखंड में आके रहे थे जब 14 वर्ष अपने वनवास में थे भगवान राम। तो महर्षि वशिष्ठ ने किरात लोगों की भूमि कहा है इस क्षेत्र को। ये ध्यान रखना कि रामायण में जो है
किरात लोगों की, किरातों की भूमि कहा गया है किसको, उत्तराखंड को। तो महर्षि वशिष्ठ यहाँ आए और वशिष्ठ ने जो है टिहरी गढ़वाल की एक विश्वनाथ गुफा है, ध्यान में रखना, यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी। तो ये वर्णन मिलता है, एक ही लाइन में आप लिख लें इसको। महर्षि वशिष्ठ ने कहाँ पर जो है विश्वनाथ गुफा में तपस्या की थी। और टिहरी का जो देव प्रयाग है ये भी रामायण से संबंधित है, और ये माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के बाद यहाँ पर तपस्या की थी। कहाँ पर, देव प्रयाग। तो एक लाइन में जरूर आप लिख सकते हैं इसको कि टिहरी के देव प्रयाग में रामायण से संबंधित है, और लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये किरात लोगों का क्षेत्र भी माना जाता है। किरात आपने ऊपर भी देखा था कि रामायण में इसको किरात लोगों की भूमि कहा गया है। देव प्रयाग के कुछ नाम हैं, जैसे देव तीर्थ भी कहा जाता है, देव प्रयाग को ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है, सुदर्शन तीर्थ कहा जाता है, सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। तो देव प्रयाग को के उपनाम भी आप लिख सकते हो, महत्वपूर्ण है। आगे महाभारत में ध्यान में रखना, महाभारत में बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। महाभारत ध्यान में रखना, कुल कितने पर्व हैं महाभारत में, 18 पर्व हैं। इसको अलग अलग लाइन में, एक एक लाइन में लिख सकते हैं आप। 18 पर्व हैं। 2 पर्व 18 में से ऐसे हैं, सभा पर्व और वन पर्व। ये वना नहीं है, वन पर्व है। सभा पर्व और वन पर्व 2 पर्व ऐसे हैं जिनमें उत्तराखंड का उल्लेख है, बस, है ना। 100 उपपर्व भी हैं इसके, लेकिन 18 में से 2 पर्वों में उत्तराखंड का उल्लेख। सभा पर्व में क्या क्या कहा गया है, सभा पर्व में ध्यान में रखना कि हिमालय की श्रृंखलाओं को 3 भागों में बांटा गया है, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, उपगिरी, है ना। अंतरगिरी उच्च हिमालय, बहिर्गिरी लघु या मध्य हिमालय, उपगिरी शिवालिक हिमालय को कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है। सभा पर्व की बात हो रही है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ध्यान में रखना कि उत्तर कुरु ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, हिमवत्स कहा गया है ना। कहीं कहीं हिमवंत भी लिखा हुआ है। तो महाभारत में भी इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु, सॉरी, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु है, और महाभारत में इसका नाम है हिमवंत। तो ध्यान में रखना, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। ये दूसरा नोट भी, वन लाइनर भी मिल जाएगा आपको इसका। तो थोड़ा समझने के लिए ध्यान में रखना, ये हमने थोड़ी छोटी चीजें देखी कि किस प्रकार से अलग अलग जो था और इसको बाकी आप इसी तरह से थोड़ा नोट कर लें एक एक लाइन में, जो जो समझने की चीज़ें हैं। बाकी वन लाइनर आपको कई तरह के नोट्स अभी मिलते रहेंगे इसमें, पर फिलहाल इसको मेन समझना, समझ से क्या होगा, गलतियां कम होंगी, आपका प्रश्न सही रहेंगे, है ना। प्रश्नों में आपका, नहीं तो गलतियां होने से क्या होता है, सही प्रश्न भी आपका माइनस मार्किंग में जाएगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का।